बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ओ लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 7707 उसका मई जून 2014 का पेपर 1 जो मल्टीपल चॉइस से रिलेट्स करता है उसको करने जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 9 तक ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। अगर आप कराचीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो वहाँ आपको फोल्डर मिलेगा, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 9 लेक्चर 1 के अंदर आप देख सकते हैं। इसके अलावा वो बच्चे जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि अगर आप कराचीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएं तो उसकी प्ले लिस्ट में 2020 से लेके 2015 तक आपको मल्टीपल चॉइस पेपर 1 विंटर और समर दोनों का आपको वीडियो फॉर्म के अंदर सोल्ड पेपर मिलेगा। और इसके अलावा पेपर 2 जो आता है आपका वो भी 2020 से लेके 2017 तक मिलेगा। तो प्रैक्टिस के लिए इट्स अ वेरी गुड रिसोर्स, इसको प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करते हैं। द टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड ऑफ ए ट्रायल बैलेंस वॉज $9,000 के टोटल जो क्रेडिट साइड थी ट्रायल बैलेंस की वॉज $9,000 मोर देन द टोटल ऑफ द डेबिट साइड, कि वो डेबिट साइड से $9,000 ज़्यादा थी। यानी इससे फॉर एग्जांपल अगर ये ट्रायल बैलेंस है हमारा तो ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। तो अगर ये 10,000 है तो ये फिर 19,000 था। ये 9,000 से क्रेडिट साइड जो है वो आपकी ज़्यादा है। कहता है विच एरर हैज़ बीन मेड, ये बताइए कौन सी गलती हुई है जिसकी वजह से ये हुआ है। नंबर ए में कहता है डेबिट एंट्री और $4,500 वाज इनकरेक्टली पोस्टेड एज ए क्रेडिट एंट्री, कि डेबिट कोई चीज़ थी और वो गलती से पोस्ट हो गई क्रेडिट साइड के ऊपर 4,500 का अमाउंट था। हम इसको यूँ समझते हैं, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। ट्रायल बैलेंस ये डेबिट साइड है इसकी, ये क्रेडिट साइड है। ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये ड्राइंग थी, आपको डेबिट करनी थी 4,000 से, और ड्राइंग को आपने क्या करा, ड्राइंग को आपने डेबिट एंट्री ऑफ $4,500 वाज इनकरेक्टली पोस्टेड एज ए क्रेडिट एंट्री, कि उसको क्रेडिट एंट्री में पोस्ट कर दिया। तो ये ड्राइंग थी, ये डेबिट साइड पर आनी थी, आपने 4,500 से इसको यहाँ रिकॉर्ड कर लिया। तो जब आप इसको रिकॉर्ड करने के लिए जाएंगे तो देखें आपके पास क्या मिस्टेक हो गई कि क्रेडिट साइड जो है एक तो डेबिट और परचेजेस जो थी 4,500 की, फ़र्ज़ करें पूरी एंट्री ये हुई थी कि ड्राइंग ऑनर ने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए ड्राइंग परचेजेस जो थी वो पर्सनल यूज़ के लिए उसने ले ली। तो एंट्री क्या पास हुई, ड्राइंग डेबिट और परचेजेस क्रेडिट $4,500 से। तो देखिए परचेजेस तो आपने क्रेडिट में लिखा हुआ था पहले से, क्रेडिट देखें ये क्रेडिट आपने किया ना, तो ट्रायल लेजर के अंदर क्रेडिट साइड होगी, लेजर में आप क्रेडिट करेंगे, लेजर से ट्रायल बैलेंस में उठकर आ गया। तो ये ड्राइंग जो थी डेबिट साइड पर अगर होती तो डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो जाते। यहाँ मसला क्या हुआ कि डेबिट एंट्री पोस्ट हो गई क्रेडिट साइड पे जाके, और परचेजेस भी क्रेडिट की हुई है, तो कितना डिफरेंस आ गया आपका। डेबिट साइड पर कुछ भी नहीं है और क्रेडिट साइड पे 9,000 है। जो इसने इस सवाल के अंदर बताया है कि इसकी क्रेडिट साइड $9,000 से मोर देन द टोटल ऑफ द डेबिट साइड से ज़्यादा है। तो इसका मकसद है कि 4,500 की जो अमाउंट है जो हमने गलती से डेबिट करना था उसको हमने क्रेडिट करा, तो उसका इम्पैक्ट $4,500 का नहीं पड़ा, बल्कि आपके सामने नज़र आ रहा है कि डबल एंट्री के कंसेप्ट को यूज़ करके $9,000 का यानी डबल का इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि जो चीज़ क्रेडिट होनी थी उसको तो आपने क्रेडिट किया हुआ ही है, और जो डेबिट करती तो दोनों डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो जाते, वो फिर नहीं हुआ और 9,000 का इम्पैक्ट आ गया। तो यही उसने हमसे पूछा है। तो चॉइस ए जो हमारी क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर है वो राइट चॉइस है। बी पढ़ते हैं, डेबिट एंट्री ऑफ 9,000 वाज इनकरेक्टली पोस्टेड एज ए क्रेडिट एंट्री। अगर 9,000 का ये इम्पैक्ट होगा तो फिर 9,000 का इम्पैक्ट नहीं होगा, बल्कि आपने देखा कि डबल का इम्पैक्ट होता है, तो ये 18,000 का इम्पैक्ट होगा, इसलिए ये इनकरेक्ट हो गया। सी में कहता है परचेज ऑफ गुड्स $9,000 वाज कम्प्लीटली ओमिटेड। जब ये कम्प्लीटली ओमिटेड हो गई तो डेबिट और क्रेडिट में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो इम्पैक्ट ही कोई नहीं होना है। तो परचेज इनवाइस ऑफ $9,000 वाज क्रेडिटेड टू टाइलर्स अकाउंट इंस्टेड ऑफ टेलर्स अकाउंट। तो टाइलर अकाउंट के अंदर आपने तो रिकॉर्ड कर दिया इंस्टेड ऑफ टेलर्स अकाउंट। फ़र्क कुछ नहीं पड़ना है, लाइबिलिटी तो आपने रिकॉर्ड करी तो इसका इम्पैक्ट भी नहीं है, और लॉजिकली हमने समझा कि ए चॉइस हमारी राइट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। ऑन 1 जनवरी द मोटर एक्सपेंस अकाउंट हैड ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ $135 के मोटर व्हीकल एक्सपेंस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस था। तो हम इसका लेजर अगर बनाएं मोटर व्हीकल एक्सपेंस का,
तो क्रेडिट बैलेंस का मकसद आप समझ रहे हैं कि क्रेडिट बैलेंस का मकसद है कि स्टार्ट के अंदर ऑन 1 जनवरी को अगर ये क्रेडिट बैलेंस था तो यहाँ आ जाएगा बैलेंस BD। कितना आ जाएगा? क्रेडिट बैलेंस है 1000, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस है इसलिए हम क्रेडिट साइड पर ही लिखेंगे। और ये शो कर रहा है कि मोटर एक्सपेंस हो तो गया था लेकिन आपने उसकी पेमेंट नहीं थी, वो आउटस्टैंडिंग था। कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर $462 वॉज ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट ऑफ $462 वॉज मेड, कि आपने $460 की पेमेंट कर दी तो बैंक को क्रेडिट करके मोटर व्हीकल एक्सपेंस को आपने डेबिट किया $462 से। ऑन 31 दिसंबर $74 रिमेंड अनपेड के $74 फिर रिमेंड अनपेड थे, ये फिर आपकी लाइबिलिटी थी। लाइबिलिटी का मकसद आप समझ रहे हैं क्या होता है? लाइबिलिटी का मकसद है कि ये क्रेडिट बैलेंस है, लेकिन जब ईयर एंड के ऊपर ये बैलेंस आता है हमेशा एंडिंग बैलेंस, यानी 31 दिसंबर को यहाँ बैलेंस CD आप यहाँ करेंगे, क्योंकि बैलेंस BD तो क्रेडिट साइड पर होगा लेकिन ये क्रेडिट बैलेंस है, इसका मकसद है फिर डेबिट साइड पर आएगा। हमेशा याद रखिएगा लाइबिलिटी जो होती है उसका अगर क्रेडिट बैलेंस है और अगर आप लेजर बना रहे हैं तो हमेशा बैलेंस CD डेबिट साइड पर लिखिएगा अगर क्रेडिट बैलेंस है। अगर डेबिट बैलेंस है तो हमेशा बैलेंस जो है फिर डेबिट बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड के ऊपर आएगा, ईयर एंड के ऊपर। और लेकिन जब ओपनिंग बैलेंस बनेगा तो फिर अपनी जगह पर वापस आ जाएगा। तो ये $74 यहाँ आ गए। आपने जब इसको देखा, कहता है कि व्हाट अमाउंट वाज ट्रांसफर टू द इनकम स्टेटमेंट, ये बताएं कि इनकम स्टेटमेंट के अंदर एक्सपेंस कितना बना। तो ये $460 ये है, 74 को आपने प्लस किया, ये 536 आ गया। 536 लेजर दोनों इक्वल होने चाहिए, लेकिन डिफरेंस 135 में माइनस कर दूं तो 401 बनेगा। ये 401 एक्चुअली इनकम स्टेटमेंट के अंदर गया। 401 चॉइस B के अंदर दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर वी कैन सेफली से कि जो राइट चॉइस है हमारी 401 है। मैं एक आपको और आसान तरीके से लॉजिकली समझाता हूँ। अब ये तो लेजर हो गया, अगर लेजर आपकी समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो आप यूँ समझें थोड़ी देर के लिए कि साल के शुरू के अंदर $135 जो है आपको पे करने थे मोटर व्हीकल एक्सपेंस। मोटर एक्सपेंस था, आपने कहीं से रिपेयर कराई, एग्ज्यूम कर लेते हैं, उसको पे करने थे $135। ये लास्ट ईयर का खर्चा है जो इस साल पे करना था। आप जब $462 पेमेंट कर रहे हैं तो फिर क्या हुआ? $462 के अंदर लाजमी तौर पे इस साल आपने पेमेंट की, लेकिन उसमें पिछले साल की जो 135 है ये भी आपने पे किया होगा, तो ये माइनस कर दें। कि 462 में से माइनस कर दें 135, क्योंकि ये पेमेंट करनी थी लास्ट ईयर की, आपने टोटल पेमेंट $462 करी, तो 462 में से 135 को अगर माइनस करें तो 327 आता है जो इस साल का खर्चा है। और इस साल का कुछ खर्चा और भी हुआ जिसकी पेमेंट अभी तक आपने नहीं करी, वो कितना हुआ है? वो $74 हुआ। तो इसमें 74 को प्लस कर दें तो देखें फिर 401 आ गया। तो आप यहाँ से उसको समझना चाहें ऐसे समझ लें या लेजर आपकी समझ में आता है। इन एनी वे चॉइस B हमारी राइट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। एंड्रयू इशूड एन इनवाइस टू एडवर्ड। एंड्रयू ने क्या करा? एक इनवाइस इशू करी एडवर्ड को $1000 की। आफ्टर रिसीविंग 50% ऑफ द इनवाइस वैल्यू फ्रॉम एडवर्ड, एडवर्ड ने 50% तो पेमेंट करी। एंड्रयू डिसाइडेड टू राइट ऑफ द अमाउंट आउटस्टैंडिंग, लेकिन फिर उसके बाद एंड्रयू को कुछ हो गया, एडवर्ड को कुछ हुआ और एडवर्ड के अकाउंट को एंड्रयू ने सोचा कि भाई राइट ऑफ कर देते हैं, ये पैसा तो मिलना ही नहीं है। तो एक्चुअली $1000 की अमाउंट थी, इसका 50% रिसीव हो गया आपको, तो 500 बनता है। ये रिसीव हुआ तो फिर आउटस्टैंडिंग कितना है? $500 जो है वो राइट ऑफ होने जा रहा है। राइट ऑफ की एंट्री क्या होती है? याद रखिएगा, इररिकवरेबल। ये पुराना वाला पेपर है। अब नॉर्मली इररिकवरेबल डेट्स की टर्म हम यूज़ करते हैं, इररिकवरेबल डेट्स या बैड डेट्स। इसको डेबिट करेंगे और एडवर्ड के अकाउंट को क्या कर देंगे? क्रेडिट करेंगे। मैं बार बार पढ़ा कर आ रहा हूँ, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जो प्रीवियस पेपर्स मैंने रिकॉर्ड करवाए हैं 2020 से लेकर 2015 तक, और फिर कैम्ब्रिज का जो स्पेसिमेन पेपर है जो वेबसाइट के ऊपर पड़ा हुआ है वो भी मैंने सॉल्व कराया है। ये पेपर बार बार रिपीट होते हैं। अगर आप इनको जाके जितने पेपर्स मैंने कराए हैं अगर सिर्फ इन्हीं की प्रैक्टिस कर लें तो इंशाल्लाह यू विल बी गेटिंग A+ इजीली इन योर एग्जाम्स, क्योंकि ये सब रिपीट हो रहे हैं। मोर और लेस आप जाकर अगर 3-4 साल के 5 साल के अटैम्प्ट के पेपर आप कर लेंगे तो आपको लगेगा यार ये तो सब रिपीट हो रहा है। वही कंसेप्ट अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं भी हैं तो भी बिल्ड होना शुरू हो जाएंगे। तो फिर एंट्री क्या हुई? रिकवरेबल या बैड डेट्स डेबिट और एडवर्ड क्रेडिट। तो देखिए पहली ही एंट्री के अंदर इसने सही लिखा है, अकाउंट टू बी डेबिटेड, बैड डेट्स को डेबिट करेंगे, बैड डेट्स या इररिकवरेबल डेट्स, और एडवर्ड के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। कितने से करेंगे?
$500 से, क्योंकि 50% रिसीव हो गया था। बाकी ये $1000 गलत है, ये एडवर्ड का अकाउंट डेबिट किया है, ये एडवर्ड का, ये तीनों इनकरेक्ट हो गए। और क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर ए चॉइस आपकी राइट हो गई। मोटर व्हीकल रिपेयर $2000 वर डेबिटेड टू द मोटर व्हीकल एक्सपेंस, मोटर व्हीकल अकाउंट के मोटर व्हीकल रिपेयर आपने कराया था $2000 का, उसको आपने मोटर व्हीकल अकाउंट के अंदर डेबिट कर दिया। मोटर व्हीकल्स आर डेप्रिशिएटेड एट 20% पर एनम। मोटर व्हीकल जो है वो उसको आप डेप्रिशिएट करते हैं 20% पर एनम के हिसाब से ऑन द बैलेंस ऑन द अकाउंट एट द ईयर एंड के ऊपर जो है तो आप डेप्रिशिएट करते हैं। तो $2000 का 20% निकाल लें तो आपके पास $400 जो है ये डेप्रिसिएशन आपका आ जाएगा। ये जब डेप्रिसिएशन आपका आएगा तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर आप, जब से गलती हो गई है, जब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आप बनाएंगे तो नॉन करंट एसेट्स के अंदर क्या लिखेंगे, मोटर व्हीकल लिखेंगे, कितने से, $2000 से, और इसमें से लेस कर देंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। कितना निकाला है आपने, 400। तो एक्चुअली स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर एसेट्स कितने से रिकॉर्ड होगा, बुक वैल्यू के ऊपर जो आपकी ओवर स्टेटेड हो जाएगा, नॉन करंट एसेट्स आपका ओवर स्टेटेड होगा $1600 से, क्योंकि डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट आएगा। अच्छा, प्रॉफिट फॉर द ईयर जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए जाएंगे तो ये जो डेप्रिसिएशन, रिपेयर एक्सपेंस तो आपने रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि वो तो आप मोटर व्हीकल एक्सपेंस के, मोटर व्हीकल अकाउंट के अंदर ले गए, लेकिन ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो आप लेकर जाएंगे ना इनकम स्टेटमेंट के अंदर। जब वहाँ पर ये लेकर जाएंगे 400, तो फिर क्या होगा कि 2000, एक्चुअली आपको 2000 रिपेयर एक्सपेंस रिकॉर्ड करना था, तो आपका 2000 मोटर व्हीकल रिपेयर अकाउंट तो रिकॉर्ड नहीं हो सका। हाउएवर ये डेप्रिसिएशन जो है ये भी एक्सपेंस है, ये 400 से रिकॉर्ड हुआ, तो इंस्टेड ऑफ 2000 का एक्सपेंस रिकॉर्ड होने के एक्सपेंस कितने से रिकॉर्ड हुआ, 400 से। तो आपका जो इनकम स्टेटमेंट है उसका प्रॉफिट कितने से ओवर स्टेटेड है, 1600 से उसका प्रॉफिट क्या है, ओवर स्टेटेड है। हैव यू गॉट माई पॉइंट? माई पॉइंट इज दैट कि 2000 का एक्सपेंस रिकॉर्ड होना था, वो तो रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन एक्सपेंस डेप्रिसिएशन तो रिकॉर्ड हुआ ना, मोटर व्हीकल एक्सपेंस रिकॉर्ड होने से रह गया, लेकिन डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो गया। तो 2000 एक्सपेंस रिकॉर्ड होता तो 2000 से आपका प्रॉफिट कम होता, लेकिन अब 2000 से तो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं, 400 से रिकॉर्ड हुआ, तो जो भी प्रॉफिट था आपका पूरे साल का वो 1600 से ओवर स्टेटेड हो गया। क्या हो गया, ओवर स्टेटेड हो गया। तो हमसे व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द ऑफ द एरर, इस गलती का इफेक्ट बताएं क्या होगा। इफेक्ट ऑन प्रॉफिट ऑफ फॉर द ईयर, इफेक्ट्स ऑन मोटर व्हीकल इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कि मोटर व्हीकल पे क्या इम्पैक्ट हुआ। तो मोटर व्हीकल हम देख कर आ रहे हैं कि 1600 का ओवर स्टेटेड हो गया नॉन करंट एसेट्स में, और इफेक्ट्स ऑन प्रॉफिट के ऊपर भी हमने देखा कि प्रॉफिट भी हमारा ओवर स्टेटेड हो गया 1600 से। इत्तेफाक से जो चॉइस 13 के अंदर जो चॉइस ए है आपकी, वही आपकी राइट चॉइस बनती है, और लॉजिक मैंने आपको समझाई कि क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर आते हैं। मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड एट 20% पर एनम यूजिंग द डिमिनिशिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अ मशीन कॉस्ट $20,000 इज सोल्ड आफ्टर 2 years एट बुक वैल्यू। 2 साल के बाद उसको बुक वैल्यू के ऊपर आपने बेच दिया। व्हाट वाज द सेल प्राइस ऑफ द मशीन, ये बताएंगे मशीन की सेल प्राइस क्या थी। तो ना तो आपको प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है, आपको अपने बुक वैल्यू के ऊपर मशीन बेची है। तो आप सबसे पहले आप ये करें कि 20,000 की आपने ख़रीदी थी, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, और 20% का रेट है। तो ये तो फर्स्ट ईयर का आप डेप्रिसिएशन निकाल लें पहले। तो कितना आ गया आपके पास, $20,000 मल्टीप्लाइड बाय 20%, ये 4000 आ गया। लेकिन जब सेकेंड ईयर के अंदर आप जाएंगे तो सेकेंड ईयर के अंदर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का फार्मूला क्या होता है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कितना था लास्ट ईयर का, 4000 एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 20%। ये याद रखिएगा कि डेप्रिसिएशन जब नेक्स्ट ईयर में निकालते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, तो जो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन जमा किया हुआ था, जितना वो यूज़ हो गई थी, वो उसकी वैल्यू से निकालते हैं, और रेट हमेशा बुक वैल्यू पे अप्लाई करते हैं। बुक वैल्यू कब आती है किसी भी एसेट की, नॉन करेंट एसेट्स की, जब उसकी कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो बुक वैल्यू आती है, और रेट बुक वैल्यू के ऊपर लगाते हैं। तो आपने क्या करा, 20,000 माइनस कर दिया 4000 एंड मल्टीप्लाइड बाई 20%, तो यू गेट 3200। ये सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन आ गया।
तो 3200 सेकेंड ईयर का एंड फर्स्ट ईयर का 4000, ये मिलके बन गया 7200। 20,000 की कॉस्ट थी, इसमें से 7,200 को मैंने माइनस किया, तो क्या बुक वैल्यू आई मेरे पास? 20,000 माइनस 7,200, 12,800, ये बुक वैल्यू मेरे पास आ गई। 2 सालों का जो 2 इयर्स का डेप्रिसिएशन निकाल के मैंने प्लस करके कॉस्ट में से माइनस करा, एंड 12,800 आप देख रहे होंगे कि सी चॉइस के अंदर आपको दिया हुआ है, तो सी चॉइस जो है वो फिर हमारी राइट चॉइस होती है इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर। और सिंपल है, आपको डेप्रिसिएशन का फार्मूला याद है, डेप्रिसिएशन निकालने 2 साल का, कॉस्ट में से उसको माइनस कर दें जो बुक वैल्यू है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस तो हुआ ही नहीं है, तो बुक वैल्यू के ऊपर आपने बेची है, तो जो बुक वैल्यू है वही आपकी सेल प्राइस है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस कुछ भी नहीं है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। बोलो प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट हर डिलीवरी वैन। डिलीवरी वैन की इन्फॉर्मेशन उसकी ये है, कॉस्ट है $12,800 है, नेट बुक वैल्यू एट एंड ऑफ ईयर, एंड ऑफ ईयर पहले साल के ऊपर जो बुक वैल्यू का मकसद समझ रहे हैं, मैं अभी आपको बता के आ रहा हूँ कि जो कॉस्ट है उसमें से लेस करते हैं प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, तो फिर बुक वैल्यू आती है। और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन जो है वो क्या होता है, वो एक्यूमुलेट होता रहता है, हर साल का जो आएगा वो आप जमा करते रहेंगे, उससे प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहते हैं। और नेट बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर जो है वो $6,272 की थी। कहते हैं हाउ डिड बोला डेप्रिशिएट हर वैन के, बोला जो है वो डेप्रिशिएट कैसे करती है अपनी वैन को, क्या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से करती है, रेट 30% लगा के, या रिड्यूसिंग या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड 70% का रेट लगाती है, स्ट्रेट लाइन मेथड है 30%, 70% क्या है। तो देखिए इसका आसान तरीका तो ये है कि पहले तो ये तय कर लें कि ये डेप्रिसिएशन जो मेथड है वो क्या स्ट्रेट लाइन मेथड है या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। रेट हम बाद में निकाल लेंगे। तो सबसे स्ट्रेट लाइन मेथड में याद रखिएगा कि हर साल डेप्रिसिएशन एक ही जैसा होता है, डेप्रिसिएशन का अमाउंट स्ट्रेट लाइन मेथड में एक ही होगा। तो हम चेक करते हैं सबसे पहले, ये 12,800 कॉस्ट थी, इसमें से 8,960 को माइनस करते हैं तो 3840 आता है। तो 3840 पहले साल का डेप्रिसिएशन था। अब ये बुक वैल्यू के अंदर 8960 में से माइनस करते हैं 6272, तो आपको पता चला ये सेकेंड ईयर का जो डेप्रिसिएशन आया वो कितना आया, वो आ गया मेरे पास 2688। मैंने कुछ नहीं करा, इनकी नेट बुक वैल्यू का डिफरेंस निकाल लिया। तो ये पहले साल का डेप्रिसिएशन है और ये सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन, देखिए दोनों में फ़र्क है। और डेप्रिसिएशन देख रहे हैं आप कम हो रहा है, अगर ये इक्वल होता तो स्ट्रेट लाइन मेथड होता, लेकिन अभी आपने देख लिया कि ये डेप्रिसिएशन कम हो रहा है हर साल। और जब डेप्रिसिएशन हर साल कम हो तो याद रखिएगा वो रिड्यूसिंग, नाम ही उसका रिड्यूसिंग है या डिमिनिशिंग है मेथड है, तो उसको अप्लाई कर रहे हैं। तो ये पहले तो कंफर्म हो गया है कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड जो है बोला अप्लाई करती है। अब आ गया मसला ये कि कौन सा रेट है। तो उसका आसान तरीका ये है कि जो पहले साल का डेप्रिसिएशन आया है 3840 जो आपने निकाला है, इसको जो उसकी कॉस्ट है 12,800 इससे मल्टीप्लाई कर दें और मल्टीप्लाई 100 कर दें। तो 3840 डिवाइडेड बाय 12,800 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये 30% आता है। तो 3840 डिवाइडेड बाय 12,800 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100 यू गेट 30%। तो चॉइस ए के अंदर 30% आपको दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर जो आपकी राइट चॉइस है फिर वो ए बनेगी आपकी। और लॉजिक मैंने आपको समझा दी, यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन द डिमिनिशिंग और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एंड स्ट्रेट लाइन मेथड। Under straight line method, you get the constant amount of depreciation every year, and if you apply the reducing or diminishing balance method, the depreciation amount is reduced every year. So that's the point. उसके बाद आपने इसको जो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन आया था उसको आपने कॉस्ट से डिवाइड करके रेट निकाल लिया और रेट को चेक किया, तो चॉइस ए आपकी राइट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। ताहिर इज प्रिपेयरिंग हिज परचेजेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। ताहिर अपना परचेजेज लेजर कंट्रोल अकाउंट जो है बना रहा है। फ्रॉम विच बुक ऑफ प्राइम ओरिजिनल एंट्री विल यू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉन्ट्रा एंट्रीज। कॉन्ट्रा एंट्रीज, ये सवाल देखें बार बार रिपीट होता है और बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का
कि कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है। मैंने आपको बताया तो पहले कि देखें ये जो कैश बुक है इसमें तो कैश और बैंक के ट्रांजैक्शन, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव के ट्रांजैक्शन होंगी। जो परचेज जर्नल है आपका, ये क्रेडिट परचेजेस जितनी भी हैं यहाँ रिकॉर्ड करते हैं। सेल्स जर्नल के अंदर जितनी भी क्रेडिट सेल्स है वो आप रिकॉर्ड करेंगे। और जनरल जर्नल में इन तमाम बुक्स के अलावा जितनी एंट्रीज़ हैं, लाइक राइट ऑफ की एंट्री हो गई आपकी, नॉन करंट एसेट्स की ख़रीदारी अगर आप कर रहे हैं क्रेडिट के ऊपर तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा, ओपनिंग एंट्रीज़ रिकॉर्ड हो जाएंगी। इस किस्म की ट्रांजैक्शन यहाँ रिकॉर्ड करते हैं। और ये जो कॉन्ट्रा एंट्री की बात कर रहा है इसका मकसद है एक कस्टमर जो है आपका वो साइमल्टेनियसली आपका कस्टमर भी है और आपका सप्लायर भी है। आई गिव यू एन एग्जाम्पल, सपोज यू आर रनिंग अ गारमेंट शॉप एंड यू परचेज द गारमेंट्स फ्रॉम वेरियस और डिफरेंट सप्लायर्स। वो जो एक सप्लायर है वो एक कस्टमर जो है आपका वो फिर क्या करता है, जिसको आप माल बेच रहे हैं वो फिर कुछ गारमेंट्स बनाता भी है तो आप उससे माल ख़रीदते भी हैं। तो जब आप इसका मकसद है वो आपका कस्टमर भी है साइमल्टेनियसली और वो आपका सप्लायर भी है, क्योंकि आप उससे ले भी रहे हैं माल और वो भी आपसे माल ले रहा है। तो आप फ़र्ज़ कर लेते हैं कि उसको $10,000 आपको पे करने हैं, उसको, क्योंकि आपने उससे परचेजेस ए है कोई कस्टमर, फर्ज करें $10,000 जो हैं वो आपको उससे पे करने हैं, क्योंकि उससे आपने माल ख़रीदा है तो आपने उसकी लाइबिलिटी को क्रेडिट किया हुआ है। और ऑन द अदर हैंड उसने क्या करा, उसने भी आपसे माल ख़रीदा है, तो ये ए आपका कस्टमर भी है और जो सेल्स आपने की है वो $20,000 की है। तो देखें आपको रिसीव करना है $20,000, आपको पे करने हैं कितने, $10,000। तो आप क्या करेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री पास करेंगे, ए को डेबिट कर देंगे $10,000 से और इसी ए को क्रेडिट कर देंगे $10,000 से। अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करेंगे और अकाउंट्स पेएबल को डेबिट कर देंगे। तो लाइबिलिटी डेबिट कर देंगे आप, डेबिट का मकसद है ये पे नहीं करेंगे, और अपने एसेट को भी क्रेडिट कर देंगे। तो ये जो कॉन्ट्रा एंट्री है ये फिर रिकॉर्ड होती है जनरल जर्नल के अंदर। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री जब आप परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट अपना बना रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ कॉन्ट्रा एंट्री मैंने रिसीवेबल की दिखाई कि आप बेच रहे थे, इसी को आप पलट दें। जब परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का मकसद क्या है, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट का मकसद है कि सप्लायर जिनसे आपने माल ख़रीदा उनका आप टोटल बना रहे हैं बैठ के, कि टोटल जो है आपको सप्लायर्स को कितनी पेमेंट करनी है। तो जो कॉन्ट्रा एंट्री होगी, जो कंसेप्ट मैं भी आपको समझा के आ रहा हूँ, आपकी समझ में आया होगा कि वो कहाँ से उठती है, वो उठेगी जनरल जर्नल से। ये याद रखिएगा कि कॉन्ट्रा एंट्री एग्जामिनर बार बार इस क्वेश्चन को पूछता है। मैंने कंसेप्चुअली आपको समझाया गारमेंट शॉप से कि इस किस्म की सिचुएशन होती है कि एक कस्टमर जो है वो साइमल्टेनियसली आपका सप्लायर भी होता है, तो आप कॉन्ट्रा कर देते हैं उसकी एंट्री को, और कॉन्ट्रा जिस बुक में करते हैं वो जनरल जर्नल कहलाता है। और जनरल जर्नल से उठा के फिर आप लेकर जाते हैं परचेज लेजर कंट्रोल या फिर सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट भी वो आपसे पूछ सकता है। तो ये आता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर एनी हाउ फिर हमने करा हमारी बी चॉइस जो है वो राइट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं, व्हाट इज़ प्रीपेयर्ड टू शो द ट्रेडिंग रिजल्ट ऑफ ए फाइनेंशियल ईयर, कि अगर हम ट्रेडिंग रिजल्ट्स देखना चाहें किसी बिज़नेस के तो फिर हम क्या बनाते हैं। इसी पेपर का जो मैं करवा रहा था स्टार्ट के अंदर मैंने बताया था कि ये फेवरेट क्वेश्चन है। जैसे अगर आप इसी पेपर को जाके लेक्चर 1 मेरा देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 से उसने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का पूछा था कि जी कौन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्या शो करता है। तो हमने कहा था कि वो समराइज़ करके बताता है कि एसेट्स कितने हैं किसी बिज़नेस के और उसको पे कितना करना है। वहीं फिर मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकम स्टेटमेंट का भी जिक्र किया था। यहाँ देखें इसने पूछ लिया आपसे कि क्या शो करते हैं आपके ट्रेडिंग रिज़ल्ट। तो हमेशा ट्रेडिंग रिज़ल्ट याद रखिएगा इनकम स्टेटमेंट से हमारे पास आते हैं। एक ट्रेडिंग बिजनेस जो है वो क्या बनाएगा, इनकम स्टेटमेंट बनाएगा, रेवेन्यू, कॉस्ट और एक्सपेंसेस लेके उसको पता चलेगा कि भाई फाइनेंशियल रिजल्ट्स आए क्या हैं। ट्रेडिंग रिजल्ट का मकसद है जो माल बेचा उससे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन तो एसेट्स और इक्विटीज़ की पोजीशन को आपको बताएगा। ट्रायल बैलेंस जो बैलेंसेस हैं वो एक सर्टेन डेट के ऊपर आपको अर्थमेटिक एक्यूरेसी आप चेक कर रहे होते हैं। कैपिटल अकाउंट तो आपको पता है, ऑनर्स जो इंजेक्ट करता है पैसा या जो इंजेक्ट करता है जो चीज़ें भी बिजनेस में वो फिर उसका कैपिटल कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर जो राइट चॉइस है आपकी वो बी चॉइस है। 18 में आते हैं, एट द ईयर एंड अ बिजनेस रोट ऑफ ए बैड डेट, कि उसने एक बैड डेट जो था उसको रोट ऑफ किया। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ दिस।
इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ा? देखिए इसका इफ़ेक्ट तो ये है कि आप इररिकवरेबल डेट को डेबिट करते हैं और जो कस्टमर्स का अकाउंट है उसको क्रेडिट करते हैं। ये कस्टमर का अकाउंट एक्चुअली करंट एसेट है आपका, क्योंकि रिसीवेबल था आपने उसे क्रेडिट कर दिया तो ये करंट अकाउंट हो गया। और ऑन द अदर हैंड ये इररिकवरेबल डेट्स जो है वो एक्सपेंस हो गया, ये इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, ये आपके प्रॉफिट को कम करेगा और जब प्रॉफिट कम आएगा तो वो आपके कैपिटल को कम करेगा। यू आर द ओनर ऑफ ए बिजनेस, अगर आपने राइट ऑफ करके एक एक्सपेंस कर लिया तो एक्सपेंस प्रॉफिट को कम करेगा और जो प्रॉफिट है वो आपके कैपिटल में ट्रांसफ़र होता है। तो आपका कैपिटल क्या होगा? अगर ये ना होता तो आपका कैपिटल ज़्यादा होता, ये एक्सपेंस आ गया तो आपका कैपिटल भी क्या होगा? कम हो जाएगा। एक तो कैपिटल आपका रिड्यूस होगा, प्रॉफिट रिड्यूस होगा, प्रॉफिट का रिजल्ट ये है कि कैपिटल रिड्यूस होगा और उसके साथ साथ आपका करंट एसेट्स जो रिसीवेबल था वो कम हो गया, वो रिड्यूस होगा। तो हम आते हैं यहाँ पे ए में, देखते हैं व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ दिस कैपिटल रिड्यूस एंड करंट एसेट रिड्यूस। ये देखें, यही मैं आपको समझा के आ रहा हूँ कि आपका कैपिटल रिड्यूस होगा क्योंकि प्रॉफिट रिड्यूस हो गया और करंट एसेट भी रिड्यूस होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर हम देखें तो फिर ए जो है अपेरेंटली हमें सही लगता है जो हम समझते हुए आ रहे हैं। बी भी देख लेते हैं, कैपिटल रिड्यूस एंड नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट्स आपको पता है ताल्लुक ही नहीं है, रिसीवेबल करंट एसेट्स है, इसलिए ये इनकरेक्ट हो गया। करंट लाइबिलिटीज़ तो वैसे ही इनकरेक्ट है, तो ये सी डी बी ये इनकरेक्ट हो गया। ए आपका सही है, कैपिटल रिड्यूस एंड करंट एसेट्स रिड्यूस। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं, विच ग्रुप कंटेन्स ओनली ट्रेडिंग बिजनेस। अगेन दिस इज द वेरी फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द एग्जामिनर, ये बार बार एग्जामिनर पूछता है। कैम्ब्रिज के स्पेसिमेन पेपर के अंदर भी उसने ये सवाल पूछा आपसे। तो बिजनेस तीन किस्म के होते हैं। एक तो होता है कि सर्विसेज आप ऑफ़र कर रहे हैं अपनी, एक ये होता है कि आप कुछ चीज़ें बनी बनाई ख़रीदते हैं और उनको बेच देते हैं, ये ट्रेडिंग बिजनेस कहलाता है। और थर्ड ये है कि आप मैन्युफैक्चरिंग करके कुछ चीज़ें बनाते हैं। तो ड्राइविंग स्कूल ये तो वैसे ही इनकरेक्ट हो गया क्योंकि ना आप कुछ बना रहे हैं ना आप बनी बनाई चीज़ें बेच रहे हैं, आप अपनी सर्विसेज ऑफ़र कर रहे हैं। ड्राइविंग स्कूल इनकरेक्ट। मोटर पार्ट्स, सी के अंदर मोटर पार्ट्स शॉप ये सही है। व्हीकल रेपियर, रेपियर फिर इनकरेक्ट हो गया क्योंकि रेपियर का मकसद है आप अपनी सर्विसेज ऑफ़र कर रहे हैं, ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। डी में आते हैं, मोटर पार्ट्स शॉप हो गई, बिल्कुल सही है। मोटर पार्ट्स आप ख़रीदते हैं और बेच देते हैं। पेट्रोल स्टेशन, पेट्रोल ख़रीदते हैं बेच देते हैं। एंड कार डीलरशिप्स, कार्स आप ख़रीदते हैं और उसको अपनी डीलरशिप पे बेच देते हैं। तो डी जो आपका क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर जो राइट चॉइस है वो आपकी डी होती है। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं, द ओनर ऑफ ए बिजनेस टेक गुड्स फॉर हिज ओन यूज़, कि एक बिज़नेस ओनर जो है बिज़नेस का वो गुड्स अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए लेता है। तो एंट्री क्या पास करेंगे? मैं ऊपर भी बता के आ रहा हूँ, ड्राइंग डेबिट हो जाएगा और परचेजेस को आप क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो बी पार्ट के अंदर अगर आप देखें तो ड्राइंग और परचेजेस उसने दी हुई है आपको, बाकी तो ड्राइंग डेबिट हो जाएगी क्योंकि पर्सनल यूज़ है। और परचेजेस आपने, क्योंकि इसको परचेजेस रिकॉर्ड किया हुआ है, तो परचेजेस क्रेडिट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर जो राइट चॉइस है आपकी वो बी चॉइस है, ड्राइंग डेबिट परचेजेस क्रेडिट। 21 में आते हैं, एक्स एंड वाई आर सोल ट्रेडर्स। एक्स एंड वाई जो है वो सोल ट्रेडर्स हैं। दे डिसाइडेड टू फॉर्म ए पार्टनरशिप, उन्होंने पार्टनरशिप डिसाइड करा के बनाएंगे। एंड एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, और उन्होंने कहा प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली बांटेंगे। गुडविल इज़ वैल्यूड एज फॉलोज। गुडविल जो है वो वाई के बिजनेस की है ही नहीं और एक्स की है। गुडविल क्या होती है एक्चुअली? देखें, एक तो टेंजिबल एसेट्स होते हैं, फर्नीचर, प्रीमिसेस हो गई, आपकी मशीनरी हो गई। लेकिन किसी भी बिज़नेस के अंदर कुछ इनटेंजिबल चीज़ें होती हैं, लाइक बिज़नेस में कर्टेसी। आप किसी रेस्टोरेंट में अगर खाना खाने जा रहे हैं फॉर एग्जांपल, और वो रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा है, लेकिन वो रेस्टोरेंट के जो लोग हैं उनमें कर्टेसी नहीं है, वो टाइम के ऊपर आपको खाना नहीं देते, रूट लेजे में बातें करते हैं, आपको अजीब सा एक फीलिंग आती है। तो इंस्पाइट ऑफ द थिंग्स के खाना बहुत अच्छा है, फूड बहुत अच्छा है और आपका दिल चाहता है आप दोबारा जाएं, लेकिन विल यू गो देयर अगेन? आई थिंक नो, बिकॉज यू वॉन्ट बी गेटिंग द फीलिंग, कि आपको फील नहीं आएगा। आप कहेंगे कि यार मैं जाता हूँ, रिसेप्शन नहीं है, लोग पता नहीं अजीब से हैं। तो ये जो किसी ऐसे रेस्टोरेंट में आप जाएँ जहाँ खाना एवरेज हो लेकिन यू गेट द रिसेप्शन ऑफ द रॉयल्टी, कि आपको लगे कि यार क्या मेरा मतलब किस तरीके से कैसे लोग हैं, टाइम के ऊपर जो है वो खाना आ जाता है और खाना भी मकसद सही है, तो कि आप दोबारा वहाँ जाएंगे, कहेंगे नहीं यार अच्छा है, खाना भी चले एवरेज है लेकिन मज़ा आता है खाने में, और जो इन्वायरमेंट है वो बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं। तो ये इंटेंजिबल चीज़ें किसी भी बिज़नेस के अंदर बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। ये जो इंटेंजिबल चीज़ें हैं ये एक्चुअली क्या होता है, ये आपका गुडविल है। तो गुडविल जब पार्टनरशिप बन रही होती है किसी, जैसे एक्स है इसमें,
एक्स की $2000 की गुडविल है, तो एक्स डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, उसके बिजनेस की पोजीशन अच्छी होगी। तो अगर गुडविल एक्स की है तो मिलेगी भी फिर एक्स को। उसकी एंट्री क्या पास करेंगे, अगर रिकॉर्ड करेंगे, हाउ इज़ गुडविल रिकॉर्डेड इन द लेजर ऑफ द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के अंदर ये गुडविल कैसे रिकॉर्ड होगी, तो गुडविल को हम डेबिट कर देंगे और एक्स के कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। वाई का लेना देना कुछ नहीं है, क्योंकि एक्स का बिजनेस की गुडविल है। तो आप देखें, पहला गुडविल डेबिट करके दोनों को क्रेडिट किया है, ये इनकरेक्ट है। ये दोनों के कैपिटल को डेबिट कर दिया, ये भी इनकरेक्ट है। कैपिटल डेबिट एक्स का और गुडविल क्रेडिट, ये इनकरेक्ट है। अलबत्ता डी के अंदर आप देखें तो गुडविल डेबिट और कैपिटल एक्स क्रेडिट। तो दिस इज़ द राइट एंट्री के 21 की जो राइट चॉइस है आपकी वो डी चॉइस बनती है, और लॉजिक मैंने आपको बताई। क्वेश्चन नंबर 22 में आए, द ऑल स्टार्स स्पोर्ट्स क्लब वाज फॉर्म्ड ऑन 1 अक्टूबर 2012। सम मेंबर सब्सक्रिप्शंस वर स्टिल आउटस्टैंडिंग ऑन 30 सितंबर 2013। कुछ मेंबर्स ऐसे थे कि जिन्होंने क्लब की फैसिलिटी तो अवेल कर ली, लेकिन ये फैसिलिटी अवेल करके उन्होंने अपना सब्सक्रिप्शंस नहीं दिया। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी होती हैं, जैसे ये क्लब है स्पोर्ट्स क्लब, तो इसकी इनकम क्या, इनकम कहाँ से आएगी? इनकम एक्चुअली मेंबर्स जो पार्टिसिपेट कर रहे होंगे वो इसकी इनकम होती है, और वो सब्सक्रिप्शंस कहलाता है। तो कुछ मेंबर्स ऐसे थे जिन्होंने वो क्लब की फैसिलिटी तो अवेल करी लेकिन सब्सक्रिप्शंस नहीं दिया। तो ये सब्सक्रिप्शंस क्या है? आपका करंट एसेट्स है आपका। ये पैसा मिलेगा नेक्स्ट ईयर के अंदर, ये मेंबर्स पे कर देंगे। तो जितना भी ये करंट एसेट्स जो है वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर जाता है, आपको पता है। और पेमेंट तो आई नहीं है, तो इसका मकसद है कि, और ये आपकी इनकम भी हो गई, क्योंकि इस साल मेंबर्स ने क्लब की फैसिलिटी तो अवेल कर ली। जितनी ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, नॉर्मली 3 किस्म की चीज़ें इसमें बनती हैं। एक रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स बनता है कि पैसा आया कितना, पैसा गया कितना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनता है, नॉर्मली ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर इनकम स्टेटमेंट बनता है। लेकिन क्लब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि ट्रेडिंग तो कर नहीं रहे होते हैं, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं कि यार इनकम कितनी हुई और एक्सपेंडिचर कितने हुए। और तीसरा स्टेटमेंट वही है जो कंपनीज बनाती हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो ये जो मेंबर्स ने पैसा नहीं दिया, इसके 2 इफेक्ट हैं। एक तो आपकी इनकम हो गई क्योंकि उन्होंने फैसिलिटीज़ अवेल कर ली, तो एक तो इनकम एंड पैसा तो कुछ आया ही नहीं, तो ये वाले कॉलम तो ये तीनों इनकरेक्ट हो गए। बी के अंदर अलबत्ता अगर आप देखें तो बी चॉइस बिल्कुल सही है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अकाउंट में आएगा, क्योंकि ये आपकी इनकम बन गई। और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इसलिए आएगा कि ये आपका करंट एसेट से मेंबर्स नेक्स्ट ईयर ये पेमेंट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 22 की जो राइट चॉइस है वो फिर बी चॉइस बनती है। क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर आते हैं, ट्रेडर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये अगेन बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है कि आई थिंक कैम्ब्रिज के स्पेसिमेन पेपर के अंदर भी आया है, बार बार रिपीट होता है, इसको ध्यान से देखें। उसने क्या करा, 1 अप्रैल 2013 को कैपिटल दिया, उसने ओपनिंग कैपिटल $25,000 का है, और 31 मार्च 2014 ईयर एंड जो था उसका इसने बताया। इसका साल जो है 31 मार्च को ख़त्म होता है। तो एसेट्स बता दी और लाइबिलिटीज़ बता दी। आपको अकाउंटिंग इक्वेशन याद होगी कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। तो एसेट्स में से अगर मैं लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दूं तो कैपिटल आ जाएगा ना इसी अकाउंटिंग इक्वेशन से। तो ये जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ दी हुई हैं, इन दोनों एसेट्स में से $75,000 में से $36,500 निकाल के ज़रा एंडिंग कैपिटल तो निकालने हैं आप। ये एंडिंग कैपिटल आपका आ गया। ये जो एंडिंग कैपिटल आपका आया, तो एंडिंग कैपिटल के अंदर से, एंडिंग कैपिटल जो होता है इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? एंडिंग कैपिटल के अंदर प्रॉफिट भी आप ऐड करते हैं। ओपनिंग कैपिटल आपका शुरू के अंदर जो पड़ा होता है उसमें आप क्या करते हैं, प्रॉफिट को प्लस करते हैं और ड्राइंग को माइनस कर देते हैं, तो आपके पास एंडिंग कैपिटल आ जाएगा। हैव यू गॉट माय पॉइंट? द इक्वेशन इज़ वेरी सिंपल। ओपनिंग कैपिटल, और ओपनिंग कैपिटल के अंदर आप क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल $25,000 का था आपका, ये देख रहे हैं, ये दिया हुआ था। इसमें आप ऐड क्या करेंगे, प्रॉफिट। प्रॉफिट आपको पता नहीं है, वो पूछ यही रहा है व्हाट वाज द प्रॉफिट फॉर द ईयर, कि ये बताएं कि प्रॉफिट था कितना फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। प्रॉफिट पता नहीं है आपको, इसमें से लेस कर देंगे आप ड्राइंग। ड्राइंग कितनी है, $7,500 की। बल्कि सॉरी, ये जो भी फिगर आएगी आपकी, इसको यूं कर लेते हैं, यहाँ जो भी फिगर आपकी आई है हमें पता नहीं है। इसके अंदर आप क्या करेंगे, इस फिगर के अंदर से ड्राइंग को माइनस करेंगे। ड्राइंग कितनी है,
$7,500। तो ड्राइंग को माइनस करके क्या आ जाएगा, एंडिंग कैपिटल आ जाएगा। एंडिंग कैपिटल आपने निकाल लिया है, ठीक है। एंडिंग कैपिटल तो आपने एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को माइनस करके निकाल लिया, 38,500। अब देखिए इसमें से लेस आपने यहाँ जो भी फिगर होगी उसमें से ड्राइंग को माइनस किया है आपने, तो माइनस किया। अगर मैं इसमें से इसको प्लस कर लूँ, या 38,500 में से 7,500 को प्लस कर लूँ तो कितना आ जाएगा मेरे पास, $46,000 आ गया। सिंपल, मैंने इसमें से इसको प्लस कर लिया क्योंकि ये माइनस किया था तो मैंने इस पर प्लस कर लिया। अब ये जो परचेजेस, ये जो ओपनिंग कैपिटल है इसमें से प्रॉफिट को आपने प्लस किया था तो ये फिगर आई थी। अगर मैं 46,000 में से इस $25,000 को माइनस कर दूं तो ये 21,000 आ जाएगा। 25,000 में प्रॉफिट मैंने 21,000 का प्लस किया तो मेरे पास $46,000 आ गया। उसमें से ड्राइंग माइनस करी तो एंडिंग कैपिटल आ गया। तो सिंपल इक्वेशन है, $21,000 आपने देखा कि किस तरीके से निकाला आपने। बड़ी सिंपल लॉजिक है। अकाउंटिंग इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ माइनस करके आपने एंडिंग कैपिटल निकाल लिया। ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ था, प्रॉफिट की फिगर माइनस थी, आपको पता नहीं थी, वो आप ऐसे ही करके लिख दें। और ड्राइंग जो भी फिगर आएगी उसमें से ड्राइंग माइनस करेंगे तो एंडिंग कैपिटल आ जाएगा। रिवर्स वर्किंग करके आपने प्रॉफिट की फिगर को निकाल लिया। तो सिंपल है और ये एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है, इसको दिमाग में रखिएगा आपने। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। ऑन 1 जनवरी NH लिमिटेड वाज फॉर्म्ड विद द इशू ऑफ 200,000 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ $0.5 ईच। कि ये लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी होती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जिसके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर फ़रोख्त हो रहे होते हैं और इस पे जब प्रॉफिट देते हैं तो उसको डिविडेंड कहते हैं। ये सवाल भी एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट है। एंड अगेन आई वुड बी रिकमेंडिंग स्ट्रांगली कि गो टू द कराचीज अकेडमी प्लेलिस्ट, यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे, और वहाँ जाके जितने मैंने पेपर्स कराए हैं 2020 से 2015 तक, ये बार बार ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हुआ है। तो दीज आर द फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ एग्जामिनर। आपको बड़ी हेल्प मिलेगी, आप उसको प्रैक्टिस करें। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर इट मेड ए प्रॉफिट ऑफ $21,000। उसने पहले साल में $21,000 का प्रॉफिट कमाया। डिविडेंड ऑफ 0.02 पर शेयर वाज पेड। हर शेयर जो ख़रीदा था किसी ने, क्योंकि देखें शेयर की वैल्यू कितनी थी ऑर्डिनरी शेयर की, $0.5, तो हर शेयर को जो था, जो किसी ने ख़रीदा था, जो हमारा ऑनर है, उसको हमने क्या करा, 0.02 पर डॉलर के हिसाब से हमने उसको डिविडेंड प्रॉफिट दिया, वाज पेड। एंड $10,000 वाज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। और $10,000 हमने जनरल रिजर्व का मकसद है किसी स्पेसिफिक काम के लिए जब आप कोई रकम ट्रांसफ़र करते हैं तो उसे जनरल रिजर्व कहते हैं। आपने उस पर ट्रांसफ़र कर दिया। तो सबसे पहले तो आप ये करें कि ये 200,000 आपके ऑर्डिनरी शेयर्स हैं और $0.02 के हिसाब से आपने इनको पेमेंट की है। तो पहले तो डिविडेंड की अमाउंट निकाल लें। ये 4,000 बनता है आपका। ये 4,000 जो है ये क्या है, ये डिविडेंड है आपका। डिविडेंड माने जो प्रॉफिट आपने पे किया। तो पूरे साल का प्रॉफिट कितना कमाया था, $21,000 आपने कमाया था। 4,000 जो है वो आपने क्या करा, डिविडेंड की मद में दे दिया। तो बाकी कितना बचा, $17,000। इसमें से $10,000 आपने कुछ पर्टिकुलर पर्पस के लिए रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया। तो आपके पास कितना बचा, 7,000। ये जो बचा है इसे रिटेन अर्निंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, रिटेन अर्निंग। पूछ क्या रहा है आपसे, कहते हैं व्हाट वाज द टोटल ऑफ रिजर्व ऑन 31 दिसंबर। ये बताएं 31 दिसंबर को टोटल रिजर्व था कितना। तो जितने रिजर्व का मकसद क्या होता है, रिजर्व का मकसद जनरल रिजर्व भी होता है और रिटेन अर्निंग भी होता है। इसे मिला के फिर रिजर्व कहते हैं हम कि रिजर्व कितना है हमारा। तो रिजर्व का मकसद ये है कि एक रिजर्व, रिटेन अर्निंग भी रिजर्व की एक फॉर्म है और जनरल रिजर्व तो है ही इसका नाम रिजर्व। तो ये जो दोनों को अगर आप प्लस करें तो अगेन वही 17,000 बनता है। तो ये 17,000 सी के अंदर इसने आपको दिया हुआ है। लॉजिक अगर आपकी समझ में आती है कि रिजर्व से मुराद रिटेन अर्निंग और जनरल रिजर्व ये दोनों रिजर्व कहलाते हैं, तो फिर बड़ा सिंपल है। आपको पता है प्रॉफिट जो था, प्रॉफिट कितना था, $21,000 था। आपने इसका डिविडेंड निकाल लिया। डिविडेंड कितना था, 200,000 ऑर्डिनरी शेयर्स थे। हर शेयर होल्डर को $0.02 पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड हमने पे किया। तो आपने डिविडेंड की अमाउंट निकाल ली। डिविडेंड माइनस करके आपके पास नेट प्रॉफिट जो बाकी बचा है वो आ गया। उसमें से रिज़र्व को माइनस किया तो फिर रिटेन अर्निंग आ गई। तो रिटेन अर्निंग जनरल रिज़र्व को आपने जमा किया तो बात वही है, आप 17,000 पर ही पहुंच गए।
तो सी चॉइस 24 के अंदर आपकी सी चॉइस राइट चॉइस हो गई। 25 के अंदर आते हैं, इन विच सेक्शन ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट वुड ए रॉयल्टी पेमेंट अपीयर। ये रॉयल्टी का भी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के ऊपर मेरा एक लेक्चर है, अगर आप कराचीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएं तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग के नाम से एक फोल्डर होगा, उसको जाके ज़रूर देखें। अगर मैन्युफैक्चरिंग में आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हैं तो यू विल बी गेटिंग ए लॉट ऑफ द बेनिफिट्स फ्रॉम देयर एंड योर कंसेप्ट विल बी क्लियर कि यार मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर हो गई और फिर फैक्ट्री ओवरहेड हो गया। लेकिन डायरेक्ट इसी जो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर जो दी हुई है, देखें ये डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट मटेरियल जो आपको दी हुई है इसे प्राइम कॉस्ट कहते हैं। बाकी फैक्ट्री ओवरहेड अगर इसको मिला लें, इसको प्लस कर लें तो ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बन जाती है। लेकिन जो प्राइम कॉस्ट है, इस प्राइम कॉस्ट के अंदर एक चीज़ और प्लस करते हैं, वो रॉयल्टी है। जैसे देखें मैकडोनल्ड हो गया, KFC हो गया, या आप देख रहे होंगे बड़े बड़े चैन फूड चैन आपकी चल रही है आपके सामने पूरी दुनिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड वेयर एवर यू गो यू विल बी फाइंडिंग KFC, मैकडोनल्ड। ये जो KFC मैकडोनल्ड है इसके हेड ऑफिस तो वहाँ कहीं किसी और जगह हैं, और लेकिन ये पूरी दुनिया में ऑपरेट कर रहे हैं, इसे पाकिस्तान में भी कर रहे हैं। तो ये जो फ्रेंचाइज़ का कंसेप्ट कहलाता है कि जब वो आपकी फ्रेंचाइज़ आपको देते हैं तो जो भी आपकी सेल्स होगी या जो भी फार्मूला इन्होंने तय किया होगा उसके हिसाब से आप उसे रॉयल्टी पे करेंगे। तो जो रॉयल्टी होती है उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर रिकॉर्ड करते हैं और ये प्राइम कॉस्ट का पार्ट बनता है। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसका पार्ट बनता है? प्राइम कॉस्ट का। इसको ध्यान में रखिएगा, ये भी एग्जामिनर बाज़-औक़ात पूछता है। तो ये रॉयल्टी की जो पेमेंट है वो कौन सी उसकी चॉइस होगी? फैक्ट्री ओवरहेड में नहीं आएगी, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर मिला के जो प्राइम कॉस्ट बनेगी उसके अंदर प्लस होगी, लेकिन रिकॉर्ड होगी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। तो क्वेश्चन नंबर 25 की जो आपकी राइट चॉइस है वो फिर ए चॉइस बनती है। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं, विच आइटम्स आर स्टैट्यूटरी डिडक्शंस फ्रॉम एन एम्प्लॉइज ग्रॉस पे। कि जब आप किसी कंपनी के अंदर काम करेंगे तो आपकी डिडक्शंस, स्टैट्यूटरी डिडक्शन माने कंपलसरी डिडक्शंस जो हैं वो क्या होंगी। तो देखें कंपलसरी डिडक्शंस क्या होंगी, 2 होती हैं। एक तो इनकम टैक्स आपका कटेगा, टैक्स आपको देना पड़ेगा, और सेकंड ये कि अगर सोशल सिक्योरिटी जो आपके ही काम आएगी फ्यूचर के अंदर जब आप रिटायर होंगे, तो ये कंपलसरी डिडक्शंस 2 किस्म की होती हैं। डोनेशन तो आपकी मर्ज़ी है, देना चाहें तो दें, देना चाहें तो दें। ए और बी में डोनेशंस हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। सी के अंदर इनकम टैक्स इसने सही लिखा, लेकिन सोशल क्लब मेंबर, अब ये सोशल क्लब अगर आप क्लब में जाना चाहते हैं, उसकी मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो लें, ना लेना चाहते हैं तो ना लें, ये स्टैट्यूटरी डिडक्शंस नहीं है। अलबत्ता डी में अगर आप देखें इनके तो इनकम टैक्स एंड सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन है। ये जो सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन और इनकम टैक्स, ये फिर स्टैट्यूटरी डिडक्शंस होती हैं। अगेन ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, अक्सर पूछता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं, मार्टिन्स रेवेन्यू फॉर द ईयर वाज $100,000 कि $100,000 जो है उसका रेवेन्यू था, एंड इज एक्सपेंसेस वर $20,000, उसके एक्सपेंसेस $20,000 थे। हिज प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 10% ऑफ रेवेन्यू, इसका प्रॉफिट 10% ऑफ रेवेन्यू था। व्हाट वाज हिज ग्रॉस प्रॉफिट, उसका ग्रॉस प्रॉफिट कितना था। तो देखें पहले तो प्रॉफिट निकाल लें आप, रेवेन्यू उसका कितना है, $100,000 का 10% निकालें ज़रा, तो ये $10,000 आएगा, ये प्रॉफिट हो गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर से क्या करते हैं, देखें ग्रॉस प्रॉफिट में से मिसाल के तौर पे ग्रॉस प्रॉफिट अगर 30,000 था तो आप उसमें से लेस क्या करते हैं, एक्सपेंसेस लेस करते हैं। एक्सपेंसेस जो हैं वो फर्ज कर लेते हैं $20,000 हैं, तो नेट प्रॉफिट कितना आ गया, $10,000। तो अगर ये नेट प्रॉफिट आपका मौजूद है आपके पास, ये प्रॉफिट आपके पास है, तो प्रॉफिट के अंदर से ग्रॉस प्रॉफिट में से आपने एक्सपेंसेस माइनस किए तो प्रॉफिट आया ना। अगर प्रॉफिट में आप एक्सपेंसेस को प्लस कर दें तो कहाँ पहुँच जाएंगे, ग्रॉस प्रॉफिट पे पहुँच जाएंगे। तो ये जो 10,000 था, एग्जैक्टली मैंने एग्जाम्पल से भी यही 20,000 की फिगर ली थी। तो 10,000 अगर प्रॉफिट है, इसमें एक्सपेंसेस 20,000 के प्लस करें तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा आपके पास, 30,000 आ जाएगा। या 30,000 चॉइस ए के अंदर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर वी कैन सेफली से कि ए चॉइस जो है वो हमारी राइट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं, व्हाट इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर ए सोल ट्रेडर। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड किस तरीके से, क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगी। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर आपको पता है, ये भी मैं बार बार करा चुका हूँ,
आप इसको जाकर देखिएगा। इसका इसका ये होता है, प्रॉफिट को ऊपर रखते हैं और कैपिटल एम्प्लॉयड को नीचे रखते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 100। एक तो प्रॉफिट आपको चाहिए। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला ये होता है कि आप कैपिटल में नॉन करंट लाइबिलिटीज़ को प्लस कर लें। रिपीट कर लें मेरे साथ, कैपिटल के अंदर नॉन करंट लाइबिलिटीज़ को प्लस करें तो कैपिटल एम्प्लॉयड आता है, या फिर ये करें कि टोटल एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दें तो भी आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज़। एसेट्स जो हैं वो क्या होते हैं? करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स होते हैं। लाइबिलिटीज़ दो किस्म की होती हैं, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ और नॉन करंट लाइबिलिटीज़, और बाकी बचता है ऑनर्स कैपिटल। तो अगर टोटल एसेट्स में से मैं करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दूं तो भी क्या बचेगा? नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और कैपिटल। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और कैपिटल जो है वो एक्चुअली कैपिटल एम्प्लॉयड है, और बाकी प्रॉफिट आपको चाहिए। तो यहाँ देखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, आपको नेट प्रॉफिट चाहिए होगा। तो ए और बी तो इनकरेक्ट हो गए। सी में प्रॉफिट फॉर द ईयर है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हैं, ऑनर्स कैपिटल है, ये बिल्कुल राइट है। अभी हम पढ़कर भी आ रहे हैं, कंसेप्चुअली भी हमने देखा कि हमें क्या चाहिए। सी के अंदर अलबत्ता वर्किंग कैपिटल दे रहा है जो इनकरेक्ट है। तो डी के अंदर सी पार्ट सही है कि प्रॉफिट चाहिए आपको और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ चाहिए और ऑनर्स इक्विटी, क्योंकि ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड। प्रॉफिट को ऊपर रखेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड को नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 100, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। 28 के अंदर सी चॉइस हो गई। 29 में आते हैं जे, इंटेंड्स टू कंटिन्यू ट्रेडिंग फॉर मैनी ईयर्स। मकसद गोइंग कंसर्न, कि गोइंग कंसर्न का मकसद है द बिजनेस विल कंटिन्यू टू ऑपरेट इन द फोरसीएबल फ्यूचर, कि इज़ नॉट गोइंग टू क्लोज ऑफ, के क्लोज नहीं होने जा रहा है, कंटिन्यू रहेगा। ही प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज एसेट्स। उसने अपने एसेट्स की ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी। एक कंसेप्ट याद रखिएगा, जब हम गोइंग कंसर्न एजम्पशन के बिजनेस, जैसे ये कह रहा है कि फॉर मैनी ईयर्स, मकसद फोरसीएबल फ्यूचर के अंदर बिजनेस चलता रहेगा, तो जो वैल्यू हम रिकॉर्ड करते हैं वो हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं। और हिस्टोरिकल इन्वेंट्री के अंदर अलबत्ता लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू का फार्मूला लगता है। और जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं वो उनकी जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है जिस पे हमने ख़रीदा था उसमें डेप्रिसिएशन माइनस करके, एक्यूमुलेटेड प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन को माइनस करके बुक वैल्यू के ऊपर हम रिकॉर्ड करते हैं, मार्केट वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड नहीं करते। तो जब बिज़नेस गोइंग कंसर्न एजम्पशन बंद हो जाता है, हम ये एज्यूम करते हैं बिज़नेस बंद हो रहा है, तो जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो सब मार्केट वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड होंगी। वो आपको यही कंसेप्ट चेक करना चाह रहा है कि आपको पता है नहीं है। तो देखें, कैश और ट्रेड रिसीवेबल तो ऐसे ही आप रिकॉर्ड कर लें तो 1000, 4000, ये 5000 बनते हैं आपके। और इन्वेंट्री को आप कंपेयर कर लें लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, तो लोअर 6000 की वैल्यू है तो 6000 ये आ जाएगा आपका, ये 11000 हो गए। और जो आपकी जो नॉन करंट एसेट्स हैं जैसे मैंने बताया वो फिर किस वैल्यू पे रिकॉर्ड होंगे? हिस्टोरिकल वैल्यू पे। तो 11000 के अंदर ये 52,000 आप और ऐड कर दें, ये 63,000 आपके टोटल एसेट्स आ गए। इसको काट दें, इसको काट दें। विच अमाउंट शुड बी एंटर्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर द ईयर, के किस अमाउंट को आप रिकॉर्ड करेंगे? तो हमने देखा कि हम 63,000 पे रिकॉर्डिंग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर ए पार्ट हमारा सही है, और लॉजिक मैंने आपको बताई कि गोइंग कंसर्न एजम्पशन यहाँ अप्लाई हो रहा है। व्हेन यू अप्लाई द गोइंग कंसर्न एजम्पशन यू रिकॉर्ड द एसेट्स एट द बुक वैल्यू, और इन्वेंट्री के अंदर लोअर ऑफ कॉस्ट एंड मार्केट वैल्यू के हिसाब से आ जाएगा। नॉन करंट एसेट्स हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड होंगे, मार्केट वैल्यू पर रिकॉर्ड नहीं होंगे। और क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल? मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल का मकसद क्या है कि वो आइटम जिनकी मनी वैल्यू है, इमोशनल वैल्यू नहीं। तो इमोशनल वैल्यू वैसे होनी चाहिए कि इमोशनल वैल्यू का अपना है कि एक ऑर्गेनाइजेशन अगर मिसाल के तौर पे ऑपरेट कर रही है और उसके डीमोटिवेटेड एम्प्लॉइज़ हैं कि उनके पैसे नहीं बढ़ रहे हैं या इन्वायरमेंट कंपनी का सही नहीं है, तो वो जो डीमोटिवेशन है उसकी भी एक इमोशनल वैल्यू है। वो इमोशनल वैल्यू क्या करेगी? ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ऑर्गेनाइजेशन कोलैप्स होना शुरू हो जाएगी। दैट्स द पॉइंट। लेकिन अभी तक जो अकाउंटिंग हम कर रहे हैं उसमें नॉर्मली हम फिर ये क्योंकि एम्प्लॉई को एज एन एसेट भी हम रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते हैं तो इमोशनल वैल्यू पे भी रिकॉर्डिंग नहीं होती। अभी जो कंसेप्ट है वो मनी मेजरमेंट है। मनी मेजरमेंट का मकसद है कि ओनली वैल्यूज़ विच हैव द मनी वैल्यू विल बी रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल इन द अकाउंट्स।
ये इसका कंसेप्ट है। तो एसेट्स आर नॉर्मली शोन एट कॉस्ट प्राइस, इनकरेक्ट, ओनली आइटम्स विद अ मॉनेटरी वैल्यू आर इंक्लूडेड इन द अकाउंट्स। कि वो आइटम्स जिनकी मनी वैल्यू है वो रिकॉर्ड होंगी अकाउंट्स में। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। प्रॉफिट्स आर कैलकुलेटेड आफ्टर अलाउइंग फॉर एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स, ये गलत है। प्रॉफिट्स COD इनकरेक्ट, बी आपको मैंने समझा दिया क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 30 के साथ मई जून 2014 का पेपर भी कंप्लीट हुआ। आपके एग्ज़ाम्स बिल्कुल करीब आ गए हैं और ये पेपर्स मैं इसलिए कंटिन्यू करवा रहा हूँ कि हो सकता है आपको कि कंसेप्ट समझ में नहीं आए, एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि ये सिलसिला आपके एग्ज़ाम से एक दिन पहले तक हम कोई वीडियो अपलोड करें। आप उसको देखते रहें, रिफ़्रेश होते रहें। बहुत बड़ा मटेरियल है जो आपको कराचीज़ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। अगर आप उसको जाकर देखते हैं और उसकी प्रैक्टिस करते हैं, एंड हम यहाँ पर, और फिर कमेंट्स भी लिखें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट्स लिखें। नंबर्स दिया हुआ है, जो आपके वीडियो आप देख रहे हैं उसके नीचे एक स्लाइड चल रही होगी, उस पर नंबर है, उस पर कमेंट्स, यूट्यूब के ऊपर भी जाके आप कमेंट्स लिख सकते हैं, उस व्हाट्सएप पे भी मैसेज भेज सकते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखें, प्रैक्टिस करें, एंड इंशाल्लाह बी कॉन्फिडेंट। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट व्हेन द एग्जामिनेशंस कम नियर यू हैव टू अप्लाई द सम प्रिंसिपल्स। इसमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जी आप कॉन्फिडेंट रहें, जो कुछ आपने पढ़ा है उसको प्रैक्टिस करें, एंड लीव द रेस्ट ऑफ द थिंग्स कि फिर अल्लाह पे छोड़ें, और अल्लाह बेहतरी करने वाला है। इंशाल्लाह आपका पेपर भी अच्छा होगा और आप बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे। पेपर से पहले यही लगता है कि कुछ नहीं आता, लेकिन आपको आता है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप जब प्रैक्टिस करते हैं और टाइम लगाते हैं तो रिज़ल्ट भी इंशाल्लाह बेहतर होते हैं। तो हैव कॉन्फिडेंस एंड बी थैंकफुल टू अलमाइटी अल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह सब बेहतर करेगा। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।